Hello friends, a very big welcome to this channel and today we are going to discuss about the first revolt or the revolt of 1857 1857 का विद्रोह। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके कॉजेस, इसका स्टार्ट कहाँ से कैसे हुआ था, इसका एंड क्या हुआ और इसका रिजल्ट क्या रहा। तो इस वीडियो में हम इसके कॉजेस को कवर करेंगे और मैंने इसको और ईजी बनाने के लिए इसको डिवाइड कर लिया इसके कारणों को: सामान्य कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। इसको मैंने इन चीज़ों में डिवाइड कर लिया है: कॉमन कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, फाइनेंशियल कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस और करंट और लेटेस्ट कॉजेस। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो ये चैप्टर है अगर हम बुक में देखें तो काफ़ी लेंथी होता है और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो हमें की पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए इसको देखने के बाद आफ्टर दिस वीडियो आपको ज़्यादा भटकने की बुक में ज़रूरत नहीं है। आपको की पॉइंट मिल जाएंगे, आप ईजिली कहीं से भी पढ़ सकते हो और काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए किस लिए थे। स्टार्टिंग में वो लोग आए थे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर्स बन के आए हुए थे, लेकिन करते करते उनने यहाँ कब्जा कर लिया, भारत पे शासन कर लिया। तो उनके शासन से भारतीयों को कई प्रॉब्लम्स हुई, कई चीज़ें ऐसी हुई जिसके चलते छोटे से लेके बड़े से बड़े विद्रोह भी किए गए। तो आज हम इसके कॉजेस पढ़ेंगे, जो फर्स्ट रिवोल्ट हम जिसे कहते हैं 1857। तो हम पहला देखते हैं सामान्य कारण। सामान्य कारण में पहला हम पॉइंट देखते हैं, भारत ब्रिटिशों की नीतियों से असंतुष्ट था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुनीतियों से असंतुष्ट था, क्योंकि ब्रिटिशर समय समय पे ऐसी ऐसी नीतियां निकालते थे जिससे कि भारतीयों को कई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी। जैसे कि करों में वृद्धि, लगानों में वृद्धि, या फिर कोई अलग सा रूल निकाल देना जिससे कि किसानों को प्रॉब्लम हो या फिर आम जनता को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए भी भारत ब्रिटिशों की नीतियों से हमेशा असंतुष्ट रहता था। कभी भी मतलब उनने कोई भी ऐसा रूल नहीं निकाला जिससे कि भारतीयों को थोड़ी राहत मिले। सेकेंड हम देखते हैं भारतीयों के मन में विदेशी शासन के प्रति घृणा, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि कोई विदेशी कंपनी है, वो सिर्फ एक कंपनी है, इंडिया में आके शासन कर रही है, इंडिया के लोगों पे रूल कर रही है। तो इससे भी एक भारतीयों के मन में विदेशी शासन के प्रति एक घृणा थी। तो ये रहे कुछ कॉमन कॉजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस। पहला आता है हड़प नीति। जब हम ब्रिटिशर्स का इतिहास देखते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो एक इमेज बनती है वो बनती है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ लूट मचाने आए थे, लूटने आए हुए थे। तो इसलिए इसका पहला पहला जो पॉइंट है वो ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीय राज्यों को हड़पते थे और लूटते थे। तो ये एक पॉलिटिकल कॉज रहा ये हड़प नीति। सेकेंड हम देखते हैं सिंहासन पर दत्तक पुत्र को नहीं बैठने देना। ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाला, क्योंकि उस टाइम पे उन पे पावर थी, तो उनने एक ये रूल निकाल दिया कि जब किसी राजा का या किसी शासक का वारिस नहीं होगा तो वो अपने जो गोद लिए हुए बेटे को सिंहासन पर नहीं बैठा सकते हैं। अगर कोई शासक है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई उसका पुत्र नहीं है और उसने कोई गोद ले लिया, तो वो उस गोद लिए हुए बेटे को सिंहासन पे नहीं बिठा सकता। इससे हुआ ये कि कई ऐसे शासक थे जिनके गोद लिए हुए बेटे थे और जो चाहते थे कि हमारे बाद हमारे शासक, मतलब जो इस शासन को हमारा दत्तक पुत्र चलाए। और कई ऐसे शासक भी थे जो खुद ही दत्तक पुत्र थे, जैसे कि झांसी की रानी, वो चाहती थी कि मेरे बाद मेरा दत्तक पुत्र या मेरा गोद लिया हुआ बेटा मेरे गद्दी पे बैठे। और जो नाना साहब थे, बाजीराव के पुत्र, वो भी खुद एक दत्तक पुत्र थे। तो ऐसे करके कई लोगों को उनकी गद्दी का खतरा हो गया था। तो ये भी एक राजनीतिक कारण रहा। थर्ड हम देखते हैं बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट पदवी छीन ली जाएगी। तो तीसरा कारण ये था कि ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया कि अगर बहादुर शाह मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो मुगल थे, जो जिनको हम द ग्रेट मुगल कहते हैं, सम्राट की पदवी उनसे छीन ली जाएगी, वो सिर्फ राजा कहलाएंगे। तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेज रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल कॉजेस, आर्थिक कारण। पहला ऑब्वियस है, आर्थिक में और हो भी क्या सकता है, करों और लगानों में वृद्धि, जिससे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था किसानों पे।
और उस टाइम पे भारत आत्मनिर्भर था, और जो मतलब उनकी आय व्यय का जो मूल स्रोत था वो था कृषि। सब लोग कृषि पे डिपेंडेंट थे। तो ये करों और लगान में वृद्धि से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो करों और लगान में वृद्धि कर दी थी, और इससे होता क्या था, जब जब जो किसान है वो करों और लगानों को नहीं चुका पाता था, तो जो उसकी ज़मीन थी उसे उससे छीन के व्यापारियों और सूदखोरों के हवाले कर दिया जाता था। उसका मालिकाना अधिकार उसके बाद किसानों से छीन लिया जाता था, और वो मालिकाना अधिकार व्यापारियों को दे दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेज। फर्स्ट देखते हैं ईसाई मिशनरी। ये ईसाई मिशनरी क्या थे? ये थे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, और ये इंडिया में आ गए थे। तो ऑब्वियसली भारतीयों को लग रहा था कि ये हमारा धर्म चेंज करने आ रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करने आ रहे हैं। और इनसे होता क्या था कि जो ईसाई मिशनरी थे वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको जेलों और मतलब ऐसे कई जगह पे आना जाना उनका चालू था। नेक्स्ट हम देखते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, फिर विधवा पुनर्विवाह, फिर लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था। तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो ऐसे मतलब रिवाज थे जिनका मतलब जिनको चेंज करना भारतीयों के लिए ये था कि उनके धर्म को संकट है, तो वो इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे। पांचवा हम देखते हैं मंदिरों और मस्जिदों से कर वसूली की नीति। तो जो पहले के शासक थे वो मंदिरों और मस्जिदों की ज़मीन से कर वसूल नहीं करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के पास पावर आया तो उन लोग ने मंदिरों और मस्जिदों की ज़मीन से भी कर वसूली शुरू कर दी। तो ये भी एक कारण रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिलिट्री कॉजेज, सैन्य कारण। पहला है सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया था, और ये वातावरण इसलिए बन गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग राज्यों को हड़पा करते थे। तो जब उन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया तो तब जाके सेना में वातावरण बन गया ऐसा विद्रोह का। वो क्यों बन गया? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो ब्रिटिश सेना में जो सिपाही थे वो अवध के थे। तकरीबन 75,000 उस टाइम पे अवध के सिपाही ब्रिटिश सेना में थे। तो ये भी एक अंदर ही अंदर एक विद्रोह का कारण बन गया। सेकंड हम देखते हैं सैनिकों के दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स अलग अलग उनके रूल्स होते थे, तो सेना में भी कई ऐसे रूल थे जिनसे सैनिकों को लगता था कि ये सही नहीं है, जैसे कि दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने में ऐसे में प्रतिबंध, या फिर जाति या पंथ चिन्हों पे के उपयोग पर प्रतिबंध। चौथा हम कारण देखते हैं समुद्र पार जाकर सेवा देना। ये किस तरह से एक कारण था? क्योंकि उस टाइम समुद्र पार जाना या समुद्र की यात्रा करना मतलब हिंदू मान्यताओं के अनुसार पाप माना जाता था। तो इसलिए जो सिपाही थे वो वहां पे जाके अपनी सेवा नहीं देना चाहते थे। पांचवा कारण हम देखते हैं पदोन्नति की आशा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि एक हिंदू कभी भी सूबेदार के पद से ऊपर जाए या किसी अच्छी खासी पोस्ट या फिर किसी हाई लेवल की पोस्ट पे जाए। ऐसा ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, और एक हिंदू सिपाही कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था। तो उनके लिए पदोन्नति की आशाएं बिल्कुल जीरो थी। छठा हम देखते हैं सिंध या पंजाब में तैनाती के समय विदेशी सेवा भत्ता नहीं मिलेगा, जो कि सिपाहियों को लगता था कि मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रूल निकाल दिया था कि सिंध और पंजाब में तैनाती के समय विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तात्कालिक कारण, जिसके चलते फाइनली इस विद्रोह ने होना ही था, जिसके चलते फाइनली ये विद्रोह हो ही गया। तो उसका कारण था न्यू इनफील्ड राइफल। उस टाइम न्यू इनफील्ड राइफल का पहला उपयोग ब्रिटिश सेना में किया गया था। तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो राइफल थी इसमें जो इसके कारतूस थे उसमें चर्बी से सना हुआ कागज यूज होता था, और कहते हैं कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, और उसको राइफल में भरने से पहले दांत से उसे काटना होता था। तो इससे सैनिकों को लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कारण रहा तात्कालिक कारण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ की पॉइंट्स थे। आप किसी भी बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, चाहे कितना ही डीप पढ़िए, लेकिन की पॉइंट्स यही रहेंगे, और होप आपको इससे आसानी हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।